दोस्तों, आज दुनिया भर के सबसे मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट और बड़े वैज्ञानिक कई प्राचीन और अमेजिंग खोजों को करने में लगे हुए हैं। इनके द्वारा की गई खोजों को आप कोई साधारण खोज नहीं कह सकते, क्योंकि ये खोज इतनी ज्यादा अमेजिंग होती है कि उनको देखने के बाद आप अपनी आंखों पर विश्वास तक नहीं करेंगे। इन खोजों के बारे में पता करने का सारा श्रेय केवल आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट को नहीं जाता, बल्कि इसका श्रेय पैलियोंटोलॉजिस्ट को भी जाता है। उनका भी इन खोजों में बहुत बड़ा योगदान है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट के द्वारा की गई सबसे अमेजिंग डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं, जो केवल नाम की अमेजिंग नहीं बल्कि सच में अमेजिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। टू मेनी स्केलेटन्स। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने इंग्लैंड में कुछ ऐसा खोज निकाला है जो शायद पिछले एक दशक में हुई सभी डिस्कवरीज में सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ लगभग 40 स्केलेटन्स मिले हैं जो अलग अलग एरा के लोगों के हैं। 2 घरों के निर्माण कार्य के समय उसके वर्कर्स को खुदाई करते हुए पुराने समय का एक कब्रिस्तान मिला। ऐसा माना जा रहा है कि ये लोग अंग्रेजी बोलने वाले सबसे पहले ह्यूमंस रहे होंगे। इस डिस्कवरी की रिसर्च में इन्वॉल्व आर्कियोलॉजिकल टीम के हेड टिम एलन का कहना है कि ये लोग ज्यूट्स कल्चर के लोग हैं। ये एक तरह की नॉर्डिक ट्राइब थी जो रोमन लोगों के जाने के बाद यूके आई थी। हालांकि जो इंग्लिश ये लोग बोलते थे वो आज के टाइम की इंग्लिश जैसी नहीं थी, बल्कि ओल्ड इंग्लिश थी, और आज के समय बोले जाने वाली इंग्लिश उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है। एलीट ट्रेजर ट्रोव। ऑस्ट्रोवेट्स के छोटे से गांव में आर्कियोलॉजिस्ट को 900 साल पुरानी एक कब्र में एम्बर रिंग्स, ब्रॉन्ज के बने बोल और एक आयरन नाइफ मिली है। ये सभी आर्टिफैक्ट्स 12वीं सेंचुरी के टाइम के एक एलीट व्यक्ति की कब्र से पाए गए हैं। उस समय यहाँ एक अजीब सी क्रिश्चियन कम्युनिटी रहा करती थी। हालांकि यहाँ से और भी कब्रें मिली हैं, लेकिन ये वाली इसलिए खास है क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा है और इसके अलावा इसमें सबसे ज्यादा वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स भी थे। साइंटिस्ट का कहना है ये जरूर उस समय का लीडर रहा होगा, लेकिन ये लीडर कौन था इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। एंशिएंट ग्रीक कार्विंग हैविंग लैपटॉप। दोस्तों, आज के आधुनिक जमाने में लैपटॉप बड़ी ही कॉमन चीज है, जिसे हम आज हर किसी के पास आसानी से देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि आज से लगभग 2600 साल पहले भी लोगों के पास लैपटॉप हुआ करता था, तो शायद आप उस पर हंसेंगे। लेकिन एक ग्रीक एक्सकेवेशन साइट पर मिली एक ग्रीक एरा की फ्यूनररी कार्विंग को देखकर हर कोई चौंक गया, क्योंकि इस पेंटिंग में एक बच्चा एक औरत को एक लैपटॉप नुमा कोई चीज दिखा रहा है। लोगों का कहना है कि ये चीज कोई लैपटॉप जैसी चीज ही रही होगी, क्योंकि इसमें यूएसबी पोर्ट जैसे 2 छेद दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर एक्सपर्ट्स की माने तो ये चीज कोई आईना या फिर कोई ज्वेलरी बॉक्स रहा होगा, जिसे वो बच्चा अपनी माँ को दिखा रहा है। तो वहीं वो छेद बॉक्स के सिरों को आपस में जोड़ने के लिए बनाए गए होंगे। ऐसी कई कब्रें बाद में डिस्कवर हुई जिसमें अलग अलग प्रकार की कार्विंग कब्रों के ऊपर उकेरी गई थी, जो लगभग 2600 साल से लेकर 500 साल पहले तक उपयोग में लाया गया। रोमन मोज़ाइक फाउंड इन बर्कशायर। यूरोप में कई सारी ऐसी एक्सकेवेशन साइट्स हैं जो रोमन एरा से जुड़ी हुई हैं। ये हम सभी जानते हैं कि रोमन साम्राज्य कला और कलाकृतियों के मामले में काफी ज्यादा समृद्ध रहा है, जिसके प्रमाण आज भी हमें इतिहास के पन्नों में देखने को मिलते रहते हैं। ऐसी ही एक साइट बर्कशायर में मिली साल 2016 में, जिसका एक्सकेवेशन का काम 2019 में जाकर खत्म हुआ। इस एक्सकेवेशन में रोमन एरा की कलाकृति मिली, जिसके बारे में कहा गया कि ये 4वीं सेंचुरी में बने हुए एक बंगले का हिस्सा है। इस कलाकृति पर बने हुए चित्रों को ओल्ड ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है, जिसमें बेलेरोफोन और पॉलिप्स की विजयों को प्रमुखता दिखाया गया है। इस कलाकृति में घोड़ों की भी कई चित्र हैं, जो बंगले के स्वामी के घोड़ों में रुचि को दर्शाता है। हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट इस कलाकृति में दिखाई गई पेलिप्स और किंग के बीच की दौड़ को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित हैं। इस कलाकृति पर लिखे एक मोटो को लेकर भी काफी ज्यादा संशय है, क्योंकि उस पर लिखा हुआ था आई वॉन्ट टू लिव। अमूमन ऐसे मोटोज रोमन और ब्रिटिश एरा में उपयोग नहीं किए जाते। इसको लेकर हिस्टोरियंस के अलग अलग व्यूज हैं, जिसे अभी तक कुछ सही ढंग से बताया नहीं गया। पॉट बरियल्स। दशकों से इजिप्ट के आर्कियोलॉजिस्ट पॉट बरियल्स की खोज में लगे हुए हैं। इन बरियल से उन्हें सेरेमिक वेसल्स में नवजात शिशुओं की बॉडीज मिली हैं। हालांकि इसमें से कुछ में एडल्ट बॉडीज के अवशेष भी मिले हैं, लेकिन ये काफी रेयर थे। इन बरियल्स की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें बॉडीज को वेसल्स के अंदर रखा गया था। इन्फेंट्स की बॉडी तो पूरी तरह इन बर्तनों में आ गई थी, और एडल्ट्स के लिए इन लोगों ने उनकी बोन्स को बर्तनों में रखकर दफन किया था। पहले आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि ये गरीब तबके लोग रहे होंगे जो कॉफिन्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन हाल ही में हुई स्टडीज में सामने आया कि ऐसा नहीं था, बल्कि पॉट में बॉडीज को दफन करना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने का सिंबल था, और वूम्ब को सिंबलाइज करने के लिए पॉट का यूज किया गया था। इसके अलावा ये लोग दफन करने से पहले स्कल को डैमेज भी कर देते थे। ये कुछ वैसा ही था जैसे अंडे को तोड़ना। इस 700 साल पहले की गई डिस्कवरी के पहले भी मार्च 2011 में चाइना के रोड वर्कर्स के द्वारा भी एक 700 साल पुरानी खोज की गई थी।
दरअसल ये खोज स्ट्रीट को एक्सपैंड कर रोड बनाने के दौरान की गई थी, जिसमें वर्कर्स को मिंग डायनेस्टी के एरा की एक मम्मी मिली थी, जिस कॉटन से सुंदर और अच्छे तरीके से कवर्ड किया गया था, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये अंदाजा लगाया कि ये मम्मी किसी हाई क्लास एलीट मेंबर की है, जो करीब 1368 से 1644 के बीच की है। इसमें सबसे अजीब बात यह थी कि इस मम्मी की पूरी बॉडी अच्छी तरह से कवर्ड थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह खुला हुआ था और उसके चेहरे की आईब्रोज तक पूरी तरह ठीक हालत में थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये मम्मी इतने अच्छे तरह से इसलिए प्रिजर्व थी क्योंकि इसे एक ब्राउन लिक्विड में रखा गया था, जिसके बारे में आज भी रिसर्चर्स हैरान हैं कि ये आखिर लिक्विड है क्या। अ वेरी ओल्ड गार्डन। दोस्तों, इजिप्ट से ममीज मिलना तो बहुत ही कॉमन है, लेकिन अब जो आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढ निकाला वो वाकई कुछ अनोखा है। इजिप्ट में राजधानी थीब्स के पास आर्कियोलॉजिस्ट को एक टूम के बाहर से एक गार्डन के अवशेष मिले हैं। ये टूम लगभग 4000 साल पुराना है और इसके पास से गार्डन मिलने का मतलब ये है कि शायद 4000 साल पहले इजिप्ट के लोग गार्डनिंग से काफी शौकीन थे, शायद उतने ही जितने कि आज हम हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये गार्डन सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं होगा, शायद फ्यूनररी राइट्स में भी इसका कुछ योगदान रहा होगा। इसके अलावा इस टूम के पास से आर्कियोलॉजिस्ट को इसी टूम के पास मिट्टी का बना एक मंदिर भी मिला है, जिसमें पत्थर के 3 स्लैब्स थे, जो मोंटू, पिटाहा, सोकर और ओसिरिस नाम के 3 इजिप्शियन गॉड्स को डेडिकेट किए गए थे। इसके अलावा इसमें से पॉट में डेट्स और फ्रूट्स भी पाए गए हैं। हालांकि ये ग्रेव किसकी थी हमें नहीं पता, हम बस ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय लोग गार्डनिंग और फ्रूट्स के शौकीन थे, इसीलिए आफ्टर लाइफ के लिए भी ग्रेव्स में फ्रूट भी दफन करते थे। आयरन एज टीनेजर। कजाकिस्तान की तरबागताई माउंटेन्स में रिसर्चर्स ने कारगन नाम के बरियल मून्स को खोज निकाला है। इसमें आयरन एज के 2 टीनेजर्स के शरीर के अवशेष मिले हैं। इन दोनों की मौत लगभग 2700 साल पहले हुई थी और ये दोनों साका नाम के एक ग्रुप के सदस्य थे। साका नोमडियन लोगों का समूह था जो ईरानियन लैंग्वेज बोलते थे और सेंट्रल एशिया और रशिया के सिथिया लोगों से रिलेटेड थे। ये लोग लगभग 600 सालों तक इस एरिया में राज करने के बाद 2nd सेंचुरी बीसी में गायब हो गए। इस कब्र में जो लड़की थी, मृत्यु के समय उसकी उम्र 16 साल थी। हालांकि उसकी कब्र को बुरी तरह लूटा गया और इस वजह से इसमें और क्या क्या था ये तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन लुटेरों ने इसके स्केलेटन को हाथ नहीं लगाया। दूसरा टीनेजर एक लड़का था जिसने गले में सोने के आभूषण पहन रखे थे। इसके अलावा उसके पास एक सोने की कटार और गोल्ड प्लेटेड तरकश भी मिला है, जिसमें कुछ तीर भी थे जिनकी टिप ब्रॉन्ज की बनी हुई थी। इन दोनों ही टीनेजर के कपड़े काफी अच्छे थे। इसके अलावा ग्रेव में मिले गोल्ड से भी यही लगता है कि शायद ये लोग सोसाइटी के प्रोमिनेंट मेंबर्स रहे होंगे, लेकिन इन दोनों के बीच कोई रिश्ता था या नहीं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और क्योंकि सका लोगों ने किसी तरह के रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं छोड़े हैं, इसीलिए इस तरह की डिस्कवरीज शायद हमेशा के लिए रहस्य ही रहने वाली है। व्हाइट शैमन मुरल। यह खोज दक्षिण पश्चिम टेक्सास के निचले हिस्से पैकोस कैनियन लैंड्स में 1 मील ऊपर की ओर पैकोस रिवर और रियो ग्रांड के संगम वाले स्थान पर की गई है। वहीं व्हाइट शैमन रॉक शेल्टर को चूना पत्थर की घाटी के अंत में एक चट्टान के ऊपर उकेरा गया है। वहाँ एक छोटे से एल्कोव में 26 फुट लंबा चित्रलेखों का संग्रह एक चिकनी दीवार पर फैला हुआ है, जो पश्चिम की ओर नजर आता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दीवार पर बनी इन आकृतियों के रंग समय के साथ फीके पड़ गए हैं। इन आकृतियों में से कुछ बहुत ही मनमोहक है, जिन्हें समझना काफी कठिन काम है। इनमें से कुछ तो साफ समझ आती है कि उनमें मानव या पशु जैसी आकृति बनी हुई है, और इसके बारे में एक और खास बात यह है कि ये डूबते सूरज के साथ पीले और लाल रंगों को तेज कर सकती है, जबकि एक पूर्णिमा का चांद सफेद छवियों को रोशन करता है। इसमें लंबे सिर की मानव आकृति भी शामिल है, जो साइट को इसका नाम देती है। इसी तरह के रॉक आर्ट के आंकड़े कुछ 20 फीट तक ऊंचे पैकोस और रियो ग्रांड के संगम के आसपास से करीब 90 मील के दायरे में 200 से अधिक चट्टानों को सजाते हैं। इसके बारे में रिसर्चर्स का मानना है कि 2500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक इन चित्रों का निर्माण किया गया था, जिसे पेकोस नदी की शैली के रूप में जाना जाता है। ये डिस्कवरी नॉर्दर्न ग्वाटेमाला के जंगल में की गई है, जो प्राचीन समय में ला कोरोना नाम से जाना जाता था। यहाँ से कई ऑल्टर्स मिले हैं जो करीब 1500 साल पुराने हैं। ये ला कोरोना साइट पर खोजे गए सबसे प्राचीन थिंग्स में से एक है। ये प्राचीन माया सिविलाइजेशन के द्वारा बनाए गए थे, जो 250 से 900 एडी तक यहाँ रह चुके हैं। नेशनल म्यूजियम ऑफ आर्कियोलॉजी एंड इथनोलॉजी की माने तो उनका कहना है कि ऑल्टर्स पर बने कार्विंग्स कैनुल डायनेस्टी की नींव को दर्शाते हैं, जिन्होंने माया पर करीब 200 सालों तक राज किया। इनके राजा की एक कार्विंग इन ऑल्टर्स पर मौजूद है, जिसमें वो दोनों हाथों में सांप लिए हुए हैं, और इसी के चलते कैनुल डायनेस्टी के राजाओं को स्नेक किंग्स भी कहा जाता है। ये डिस्कवरी ज्यादा डरावनी तो नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा ही अजीब है। दक्षिण भारत के लगभग हर शहर में ऐसे कई प्राचीन फोर्ट्स मौजूद हैं,
जो दक्षिण भारत के इतिहास को समझने में मदद करते हैं। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि शहरों में आज भी ऐसे कई प्राचीन फोर्ट्स मौजूद हैं और तेलंगाना के वारंगल शहर में स्थित वारंगल किला उन्हीं प्राचीन फोर्ट्स में से एक है। इस भव्य किले का निर्माण 12वीं शताब्दी के आसपास काकतीय राजवंश के राजा गणपति देव ने किया था, लेकिन कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनकी बेटी रुद्रमा देवी ने इसका निर्माण करवाया था। इस फोर्ट पर कई बार हमला किया गया था, लेकिन मिस्ट्री ये है कि इस किले में एक शिवलिंग स्थापित है जो बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप का है और इस पर कोई निशान है। तो कई सौ सालों पहले ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिससे ऑब्जेक्ट को डिजाइन करने के दौरान एक भी निशान नहीं छूटते थे? ये वाकई बहुत हैरान कर देने वाली बात है। दोस्तों, पत्थर का इस्तेमाल हमारे पूर्वज सदियों से करते आ रहे हैं, लेकिन कब से, ये बात आज भी एक रहस्य है। लेकिन साल 2020 में आर्कियोलॉजिस्ट ने मेक्सिको में करीब 19,000 स्टोन आर्टिफैक्ट्स की खोज की थी, जो एस्टेलेरो माउंटेन्स रीजन में बनी एक चिक्विहुइट नाम की गुफा में की गई थी। उन 19,000 स्टोन आर्टिफैक्ट्स में से कई सारे स्टोन टूल्स के सेट्स थे, जो पहले तो एक साधारण बात लगी, लेकिन अंत में जब रिसर्चर्स ने इसकी कार्बन डेटिंग की तो पता लगा कि ये स्टोन टूल सेट्स करीब 30,000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। लेकिन इतिहास में तो ये बताया गया है कि हमारे पूर्वजों ने स्टोन टूल्स का निर्माण 15,000 से 20,000 साल पहले किया था। तो ये 30,000 साल पुराने स्टोन आर्टिफैक्ट्स मिलना आखिर कैसे संभव है? ये बात रिसर्चर्स के लिए आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है, जो जल्दी सुलझने वाली नहीं है। दोस्तों, जब एक बच्चा बोर हो रहा होता है तो वो खिलौनों के साथ खेलने लगता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर खिलौने कितने समय पहले से बच्चों को बहलाने का काम कर रहे हैं? अगर नहीं तो आपको बता दें कि हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने इंग्लैंड के हैड्रियंस वॉल के पास के विंडोलांडा नाम के टाउन में बने एक एंशिएंट रोमन फोर्ट से कई सारे लेदर के द्वारा बनाए गए खेलने वाले चूहे खोजे हैं, जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये लेदर टॉयज करीब 1900 साल पुराने हैं। वो लेदर के प्रत्येक चूहे करीब 5 इंच लंबे और 1 इंच चौड़े थे। और इतना ही नहीं, बल्कि आप इस लेदर माउस को देखकर ये भी कह सकते हो कि प्राचीन समय के लोग भी काफी ज्यादा अक्लमंद हुआ करते थे, क्योंकि उन चूहों के ऊपर छोटी छोटी मार्किंग्स थी जो चूहे के फर को प्रदर्शित करती है। ये खिलौनों के मामले में अब तक की दूसरी सबसे बड़ी डिस्कवरी है। दोस्तों, आपका दुनिया के सबसे बड़े पिरामिड के बारे में क्या मानना है? मुझे मालूम है कि आप में से ज्यादातर लोग इस मामले में द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड मेक्सिको में है, जो वहाँ एक पहाड़ बना हुआ है। इसे वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा लाचिहुआलटेपेटल नाम से जाना जाता है और उस पहाड़ को नाहुटल नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब हाथ से बनाया हुआ होता है। लेकिन बाकी सारी दुनिया में इसे पिरामिड ऑफ चोलुला नाम से जाना जाता है। ये न केवल दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है, बल्कि इस प्लैनेट पर बना अब तक का सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट है, जिसका वॉल्यूम करीब 13,000 क्यूबिक फीट है, जो द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा से 2 गुना ज्यादा विशाल है। यह पिरामिड कितना ज्यादा अमेजिंग है, अब तक तो आप जान ही चुके होंगे। नाजी आयरन मैन बुद्धा। दोस्तों, नाजी के कुछ एक्सपर्ट्स ने एक अभियान के दौरान 1930 में बुद्धा की एक पुरानी मूर्ति खोजी थी, लेकिन उस समय उन्हें इसकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं था। पर मॉडर्न रिसर्च में अब जाकर पता चला है कि ये मूर्ति बहुत ही कीमती उल्कापिंड के धातुओं से बनाई गई थी। इस मूर्ति के छाती पर एक स्वास्तिक यानी कि साथिया का निशान बना हुआ है। रिसर्चर्स के मुताबिक स्वास्तिक के निशान वाली ये मूर्ति करीब 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है और ये लोहे के एक दुर्लभ स्वरूप से तैयार हुई है, जिसमें निकल यानी कि गिल्ट भी मिला हुआ है। रिसर्च करने वाली टीम का मानना है कि ये धातु चिंगा उल्कापिंड का हिस्सा है, जो करीब 15,000 साल पहले साइबेरिया और मंगोलिया की सीमा पर गिरा था। उल्कापिंड के मलबे का पता 1913 में ही लगा, लेकिन जिस असली धातु से मूर्ति बनी है उसे कई सदी पहले ही इकट्ठा कर लिया गया था, जो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली खोज है। बाइसन मैसेकर। दोस्तों, ये बात 500 BC के आसपास की है, जब नॉर्दर्न प्लेन कल्चर के लोगों के एक ग्रुप ने अल्बर्टा कनाडा में हजारों की तादाद में आर्टिफैक्ट छोड़े थे, जिसमें कई बोन फ्रैगमेंट्स और पत्थर के बने हथियार शामिल हैं। लेकिन शायद आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि इसमें 65 से ज्यादा बाइसन की हड्डियां शामिल थी। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि वहाँ पर जो 100 से ज्यादा पत्थर के नुकीले हथियार खोजे गए हैं, वो सभी एक अलग प्रकार के पत्थर के बने हुए थे, जो वहाँ से करीब 624 मील की दूरी पर पाए जाते हैं। आप ये भी जान ले कि जहाँ ये पत्थर पाए जाते हैं, वहाँ भी करीब 8 बाइसन बोन का अरेंजमेंट देखने को मिला है। इन सभी चीजों को देखते हुए एक्सपर्ट्स का मानना है उस समय लोग ज्यादातर बाइसन का मांस खाना ही पसंद करते थे, और ये परंपरा न केवल अल्बर्टा में बल्कि वहाँ से 1000 किलोमीटर दूर नॉर्थ डकोटा में भी एक ही समय पर चल रही थी। ये खोज सच में विचित्र है, जो हमें एंशिएंट पीपल को अजीब सोचने पर मजबूर करती है। नेक्रोपोलिस ऑफ पेंटालिका।
दोस्तों, हम सबने कब्रिस्तान तो कई देखे होंगे जो आज के दौर में जमीन के समतल बनाए जाते हैं, लेकिन इटली के सिसिली शहर में मिले एक कब्रिस्तान ने एक अलग ही तस्वीर पेश की है। ये कब्रिस्तान एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ था। कहा जाता है कि इस कब्रिस्तान को वहां के लोगों ने 3300 बीसी से लेकर लगभग 2700 बीसी तक उपयोग किया। ये कब्रिस्तान अपने आप में एक अद्भुत कलाकृति का उदाहरण है जो साल 2005 से यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शुमार है। कहा जाता है कि ये कब्रिस्तान सिजल्स लोगों ने बनवाया था जो कि ओल्ड एज में इस आइलैंड पर रहने के लिए आए थे। कहा जाता है कि पहले के जमाने में इस कब्रिस्तान की हर कब्र पत्थर या किसी चट्टान से ढकी हुई थी, लेकिन किसी अननोन कारण के कारण ये चट्टानें वहां से हट गईं और ये कब्रें दुनिया के सामने आ गईं। कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इस कब्रिस्तान की पहाड़ी पर माइसीनियन पैलेस भी था जिसके लिए इन कब्रों को काटा गया था, लेकिन कई एक्सपर्ट्स इस थ्योरी को नकारते भी हैं। दोस्तों, तो चलिए एक और करीब 700 साल पुरानी खोज के बारे में जान लेते हैं। इसका नाम लाराबांगा मॉस्क है जो लाराबांगागन में स्थित है। ये पहला मॉस्क है जिसे वेस्ट अफ्रीका में बनाया गया था। सबसे बड़ा और प्राचीन मॉस्क है। इसे वेस्ट अफ्रीका का मक्का भी कहा जाता है। आपको बता दें कि जिस लेजेंड ने इस मॉस्क को बनाया है उसका नाम अयूबा था, जो एक मूरिश ट्रेडर था, और उसका कहना था कि उसने इसे सपने में देखा था, इसलिए उसने वैसा एक मॉस्क बना दिया जैसा उसने सपने में देखा था, जो कि ये मॉस्क है। वो केवल मिट्टी और रीड से करीब 1942 में बनाया गया था, जिसमें आदमी और औरतों के लिए अलग अलग एंट्रेंस थे, और उसमें एक तीसरा एंट्रेंस भी था जो केवल गाने बजाने वालों के लिए हुआ करता था। ये 1970 के समय काफी कमजोर पड़ गया था, जिसको बनाए रखने के लिए उसके ऊपर सीमेंट की कई परतें लगाई गई और आज भी ये मौजूद है। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अनदर नेक्रोपोलिस ऑफ इटली। दोस्तों, प्राचीन और अद्भुत कब्रगाहों के लिए इटली काफी प्रसिद्ध देश माना जाता है, जहां पर पुराने समय की कई सारी अनोखी अनोखी कब्रें और कब्रगाह मिली हैं। ऐसी ही एक कब्रगाह मिली साल 1889 में साउथ इटली में, जिसे हाइपोगियम ऑफ क्रिस्टालिनी स्ट्रीट कहा जाता है। इस कब्रगाह की बात करें तो एक्सपर्ट्स के हिसाब से इसकी उम्र लगभग 2300 साल पुरानी है। यहाँ की कब्रों की बात करें तो इस जगह की कब्रें काफी बड़ी बड़ी कमरे नुमा बनी हुई हैं। हेलेनिस्टिक स्टाइल में बनी इन कब्रों पर ग्रीक आर्ट भी देखने को मिलती है, जो कि प्राचीन कला का बेहतरीन उदाहरण है। वॉल्केनिक चट्टानों से बनी इस कब्रगाहों की बनावट ही इसे दूसरी कब्रगाहों से काफी अलग बनाता है। हर कब्रगाह में दो दो कब्रों को बनाया गया है, जहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां उपयोग में लाई गई हैं। ये कब्रें एक दूसरे से सेपरेट और काफी ज्यादा यूनिक है। कहा जाता है कि ये कब्रगाह ग्रीको रोमन एलीट क्लास के लोगों के लिए बनाई गई थी। ये कब्रगाह माउंट वेसुवियस नाम के वॉल्केनो के फूटने के बाद उसकी राख में दब गई थी, जिसे बाद में डिस्कवर किया गया। साल 2022 की गर्मियों में इसे लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। फ्लोर बोर्ड डायरीज। दोस्तों, रोज की दिनचर्या को लेकर डायरी लिखना तो कई लोगों की आदत में शुमार होता है, लेकिन क्या आपने किसी को अपनी इस आदत को पूरा करने के लिए फ्लोर बोर्ड के ऊपर लिखते हुए देखा है? नहीं देखा तो चलिए 19वीं सेंचुरी के इस फ्रेंच एल्पाइन शैटेओ को देखिए। 1880 के इस शैटेओ में लगे फ्लोर बोर्ड्स पर वॉशिंग मार्टिन नाम के कारपेंटर ने गांव वालों की दिनचर्या अपनी डायरी में शामिल करने के लिए उन्हीं पर लिख डाला। इन फ्लोर बोर्ड्स पर लिखने के बाद मार्टिन इन्हें फ्लोर पर लगाता था। इस बात का पता लोगों को तब चला जब 2018 में इस शैटेओ को रेनोवेट किया गया। मार्टिन की इस डायरी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा ये है कि उसमें लिखा हुआ था कि बेंजामिन नाम के एक व्यक्ति ने 4 छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर दी है, जो कि उसकी मालकिन से अफेयर के चलते हुआ था। लेकिन वो इस बात को पुलिस से नहीं बता पाया, क्योंकि बेंजामिन की मां मार्टिन के पिता की मालकिन थी। इसके अलावा गांव की चर्च के प्रीस्ट को लेकर भी काफी ज्यादा शॉकिंग कन्फेशन था कि वो प्रीस्ट अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरा करने के लिए कन्फेशन रूम को गलत तरीके से यूज करता था। ऐसी कई सारी एंटिटीज मार्टिन की डायरी यमन मिली। सेवेटरी बैंडिटाशिया नेक्रोपोलिस। अब हम आपको इटली के एक ऐसे कब्रिस्तान के बारे में बताने जा रहे हैं जो न केवल इटली में बल्कि पूरे मेडिटेरेनियन में सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, जो देखने में कब्रिस्तान नहीं बल्कि सिटी ऑफ डेड के जैसा लगता है, जो वाकई एक अमेजिंग डिस्कवरी है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सेवेटरी का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण नेक्रोपोली डेला बैंडिटाशिया है, जिसे यूनेस्को द्वारा तार्क्वेनिया में कब्रिस्तान के साथ विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। नेक्रोपोलिस एंशिएंट एट्रूशियन सिटी की एक साइट है जो आज के शहर की तुलना में 15 गुना अधिक क्षेत्र के साथ सबसे इम्पोर्टेंट एट्रूशियन सिटी में से एक है, और लगभग 600 ईसा पूर्व इसकी आबादी शायद 25,000 से 40,000 थी। वैसे दोस्तों, ये कब्रिस्तान लगभग 3000 साल पहले लगातार 600 वर्षों तक इस्तेमाल किया गया था, जिसमें कुल 1000 कब्रें शामिल हैं, जिन्हें एक स्पेशल टूम्ब में रखा जाता है, और सबसे पुराने मकबरे एक गड्ढे के आकार में हैं, जिसमें मृतकों की राख को रखा गया था। फ्रॉग टेम्पल, उत्तर प्रदेश, इंडिया।
दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां टेम्पल्स की कोई कमी नहीं है। यहाँ आपको हर थोड़ी दूर पर मंदिर और भगवान के दर्शन हो जाते हैं और आपको पूरे इंडिया में हजारों खूबसूरत और हिस्टोरिकल टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या आपने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में स्थित फ्रॉग टेम्पल के बारे में सुना है? वैसे अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मेंढक का भी मंदिर होता है, तो हम आपका डाउट क्लियर कर देते हैं। दरअसल इस मंदिर का नाम फ्रॉग टेम्पल इसके बाहर बनी एक बड़ी फ्रॉग स्टैचू के कारण है, जो मंदिर की मुख्य द्वार के पास बनी हुई है। वैसे इस मेंढक की पीठ पर यंत्र नामक एक रहस्यमय रेखा चित्र बना है, जो आमतौर पर तांत्रिक साधनाओं से जुड़ा हुआ है और लोकल लोगों का मानना है इसकी पीठ को छूने से आपको तरक्की और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वैसे दोस्तों एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये फ्रॉग टेम्पल लगभग 200 साल पुराना है और मंदिर के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जो 200 साल से भी ज्यादा पुराने प्रतीत होते हैं। और इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर आपको एक खड़ी नंदी बैल की मूर्ति मिलेगी, जो पूरे भारत देश में अपनी तरह का एकमात्र उदाहरण है। प्री एज आर्कियोलॉजिकल रूइंस इन इटली। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इटली में एक ऐसा प्री हिस्टोरिक खंडर है जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट पता नहीं लगा पाए कि आखिर ये कितना पुराना है और इसे किस लिए बनाया गया था। वैसे ये खंडर स्टोन्स के टावरों का एक परिसर है और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये टावर और यहाँ की अन्य संरचना लगभग 3700 साल पहले ब्रॉन्ज एज के टाइम की है, जो इन्हें बहुत ही खास बना देती है। और इस साइट का सबसे पुराना हिस्सा केंद्रीय टावर है, जिसमें 3 कक्ष हैं जो एक के ऊपर एक खड़े हुए हैं। और इसके निर्माण की शैली से पता चलता है कि ये एक फोर्ट होगा, लेकिन कुछ अन्य ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे जानकारी मिलती है कि शायद इस किले को किसी रिलीजियस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वेल दोस्तों ये साइट आर्कियोलॉजिस्ट के लिए अभी तक एक मिस्ट्री ही बनी हुई है। दोस्तों साल 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट डेनमार्क के ओडेंस टाउन में दुनिया की सबसे ज्यादा वियर्ड खोज की थी, जहां पर उन्होंने करीब 700 साल पुराने लोगों का कब्रिस्तान खोजा था, जिसमें से लोगों की कब्र उन्हें बैरल में मिली थी। शुरुआत में सभी को यह अजीब लगा, लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस बारे में चुप्पी खोली तो बताया कि आज से करीब 700 साल पहले के लोग इसी तरह बैरल्स में रखकर लोगों को दफनाते थे, और वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि बॉडी ज्यादा अच्छे से प्रिजर्व्ड रहे। लेकिन आपको ये बात सबसे ज्यादा अजीब और हैरानी से भरी हुई लगेगी कि उन बैरल्स के आसपास की मिट्टी से इंसानी मल भी मिला है, जिसके ऊपर पिछले कई वर्षों से आर्कियोलॉजिस्ट ने रिसर्च करने के बाद ये भी दावा किया है कि ये बैरल्स प्राचीन टॉयलेट के रूप में काम करते थे। आपको बता दें कि रिसर्चर्स ने यह बताया था कि पुराने समय के लोग आमतौर पर रास्पबेरी को ज्यादा खाया करते थे। ये डिस्कवरी अब तक की सबसे बड़ी और रहस्यमय डिस्कवरीज में से एक है। दोस्तों तो 700 साल पहले, जी हाँ, ये डिस्कवरी भी आज से करीब 700 साल पुरानी है, लेकिन काफी ज्यादा वियर्ड है, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि आज से करीब 700 साल पहले के लोग सिक्कों का नहीं बैंक नोट का इस्तेमाल किया करते थे, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? जी नहीं। तो आपको बता दें कि साल 2016 में आर्कियोलॉजिस्ट ने ऑस्ट्रेलिया में एक मिंग डायनेस्टी के लकड़ी के बने बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स में से एक मिंग डायनेस्टी का ही बैंक नोट खोजा था, जो कुछ इस तरह नजर आ रहा था। इतना ही नहीं, उस बैंक नोट पर एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 सील लगी हुई थी, जो उसके वेरिफिकेशन के लिए मान्य रखती थी। जो बैंक नोट उस बुद्धा स्कल्पचर से मिला है वो 1 गुआ का है, जो उस समय का सबसे बड़ा नोट हुआ करता था, जिसको एक ऑक्शन के दौरान साल 2017 में करीब $35,000 में एक अमीर आदमी ने खरीदा, क्योंकि ये दुनिया की सबसे मशहूर डिस्कवरी में से एक है। ये खोज साल 2011 में स्विस के एक आर्किविस्ट के द्वारा की गई थी। दरअसल इसके पीछे काफी बड़ी कहानी है। आपको बता दें, जब साल 2011 में एक आर्किविस्ट ने एक 16वीं शताब्दी के किताब की कवर को रिस्टोर करने का जिम्मा लिया, और जैसे ही उसने उस किताब को खोला, उसने जो देखा वो वाकई चौंक उठा, क्योंकि उसमें से एक करीब 600 साल पुराना ताश के पत्तों के जैसे खेले वाले खेल के पत्तों को खोजा। दरअसल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कार्ड एक प्रकार के खेल के हैं जिसे जैज नाम से जाना जाता था। ये कार्ड 16वीं शताब्दी में किसी कार्डबोर्ड के जैसे मटेरियल से बनाया गया था, और आप जान ले कि शायद इन कार्ड्स को छिपाया गया था, क्योंकि गैम्बल न केवल आज बल्कि पहले भी इलीगल था। इसे 1572 में इलीगल घोषित कर दिया गया था, और अगर तब भी आप इसे 15वीं या 16वीं शताब्दी में खेलते हुए पकड़े जाते तो आपको 10 गोल्ड के पीसेस फाइन के रूप में भरने पड़ते थे। ये जैज नाम का कार्ड गेम भी पोकर की तरह ही होता है। ये जो भी था पर बहुत अजीब था, और ये अब तक की सबसे जानकारी भरी खोजों में से एक है। तो चलिए दोस्तों, अब 1231 की ओर चलते हैं, जब सेंट एंथनी की एडेमा में मृत्यु हुई थी। दरअसल इनकी मृत्यु एक बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुई थी। मृत्यु के समय इनकी पूरी बॉडी कुछ इस तरह सूज गई थी जैसे कि किसी ने इनमें हवा भर दी हो। लेकिन कहानी अभी शुरू नहीं हुई है, और इन्हें बकायदा मान सम्मान के साथ दफना दिया गया। लेकिन इन्हें साल 1263 में कब्र से खोदकर वापस निकालने के लिए इनकी कब्र को दोबारा खोदा गया, क्योंकि इन्हें नई जगह दफनाया जाना था। पर हैरानी की बात तो ये है कि जब उनकी कब्र खोदी गई
तो उनकी बॉडी के सारे पार्ट्स पूरी तरह डिकम्पोज हो चुके थे, लेकिन उनके टंग अब तक डिकम्पोज नहीं हुई थी। उनकी जीभ पूरी तरह गीली और फ्लेक्सिबल थी, जैसे कि किसी जिंदा इंसान की होती है। तब वहां के लोगों ने यह दावा किया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने हजारों फ्रांस और इटली के लोगों का धर्म क्रिश्चियनिटी में बदला था, जिसके चलते उन्हें जीसस ने वरदान दिया। ये बात वाकई बहुत अजीब है, लेकिन क्या ऐसा किसी फिनोमिनन के चलते या फिर सच में गॉड जीसस ने उन्हें वरदान दिया? भाई मुझे तो नहीं पता, पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि आज दुनिया से कितनी सारी लैंग्वेजेस विलुप्त हो चुकी हैं और बहुत सी बरकरार भी हैं, जिन्हें आज लोगों के द्वारा बोला जाता है। लेकिन एक लॉस्ट लैंग्वेज का पता हाल ही में मिले एक आर्टिकल में मिला है, जो करीब 400 साल पुराना है। इस लेटर को साल 2010 में खोजा गया था। इस नोट को एक स्पेनिश ऑथर के द्वारा लिखा गया था और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लैंग्वेज एक्सपर्ट्स का इसके बारे में मानना है कि ये एक लेटर का ट्रांसलेशन है जो नॉर्दर्न पेरू के इंडिजिनियस पीपल के द्वारा बोली जाती थी और 14वीं शताब्दी में उसे एक स्पेनिश ऑथर के द्वारा ट्रांसलेशन कर लिख दिया गया था। उन्होंने उस लेटर में स्पेनिश और अरेबिक नंबर्स के सिंबल्स के साथ लिखा था, लेकिन उससे पहले इस तरह की लैंग्वेज को कहीं देखा नहीं गया था। साउथ अफ्रीका के कुछ महान लैंग्वेज एक्सपर्ट्स का इस बारे में ये कहना है कि ये लैंग्वेज किसी अननोन लैंग्वेज के साथ क्वेशुआ लैंग्वेज को असेंबल कर लिखा गया, पर ये केवल दावे हैं, लेकिन इस लैंग्वेज के पीछे का रहस्य आज तक बरकरार है। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, क्योंकि वो एक महान राइटर जो हैं, लेकिन इनके कुछ रिटन आर्टिकल्स को तभी बैन किया जा चुका था जब ये जिंदा थे। दरअसल विलियम शेक्सपियर ने सर थॉमस मूर की एक किताब में अपना 147 लाइन का योगदान दिया था, जिसमें रायट्स के उस प्रोटेस्ट के बारे में बताया गया था जहां रायट्स ने फ्लेमिश के प्रेजेंस के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। इस प्रोटेस्ट के दौरान इमिग्रेंट्स ने पत्थर और ईंटों के साथ साथ गर्म पानी से भी हमला किया था। इस इवेंट को इविल मे डे नाम दिया गया था। इस किताब में कई सारी अजीब अजीब बातों के बारे में भी बताया गया, लेकिन क्वीन सेंसर एडमंड टिल्नी के द्वारा बैन कर दिया गया था। आपको बता दें कि उन्होंने इस किताब को बैन करने के पीछे का कोई कारण तो नहीं बताया था, लेकिन इससे आप इस बात का पता कर सकते हैं कि एक समय पर विलियम शेक्सपियर जैसे राइटर की किताब भी बैन हुई थी, जो बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, इस वीडियो में दिख रहे कैनो को सदर्न मेक्सिको के एक तट से खोजा गया था। ये दिखने में काफी ज्यादा पुराना और अजीब है, लेकिन ये फिट नहीं है, जिसे आज से करीब 1000 साल पहले बनाया गया था। इसे मेक्सिको में एक टूरिस्ट फोकस रेलवे के कंस्ट्रक्शन के दौरान खोजा गया था, जिसे आज माया ट्रेन नाम से जाना जाता है, जिसे बनाने के चक्कर में एंशिएंट माया के द्वारा बनाए गए कई स्ट्रक्चर्स को तोड़ा गया था, जिसके चलते आज आर्कियोलॉजिस्ट को ये करीब 5 फीट लंबा और 1000 साल पुराना कैनो मिला। ये सच में एक अमेजिंग डिस्कवरी है और आर्कियोलॉजिस्ट ने न केवल ये कैनो बल्कि कई और आर्टिफैक्ट्स भी उस जगह से खोजे थे। एंशिएंट सोल्जर्स हेलमेट। इजराइल में एक पुराना ग्रीक हेलमेट मिला है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह हेलमेट ग्रीक सोल्जर ने पर्शिया के अगेंस्ट लड़ी गई फाइट में पहना होगा। ये खोज हाइफा हार्बर के एक डच शिप से हुई, जिसके बाद इस हेलमेट को इजराइल एंटीक्विटीज में रखवा दिया गया। 2500 साल पुराना ये हेलमेट ग्रीस के कोरिंथ शहर का माना जा रहा है। ये हेलमेट्स उस समय इतने पॉपुलर हुआ करते थे कि मेडिटेरेनियन में लगभग हर जगह यही हेलमेट प्रयोग में लाए जाते थे। इन हेलमेट्स को कोरिंथियन स्टाइल हेलमेट कहा जाता था। आर्कियोलॉजी एट द ओलंपिक गेम्स। 2015 में जब ओलंपिक गेम्स बीजिंग में होने वाले थे, तो चीन ने ताई जिशैंग नाम के गांव में ओलंपिक सिटी बनाने का डिसीजन लिया और तब गवर्नमेंट ने इस एरिया का इंस्पेक्शन किया ताकि यहाँ का कोई हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट डैमेज ना हो। इस दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ कुछ ऐसा मिला जिसने सबके होश उड़ा दिए। उन्हें यहाँ पर 800 साल पुराना एक गुमनाम ताइहान पैलेस मिला, जो कि जिन डायनास्टी के वानयानजिंग नाम के एम्परर ने बनवाया था। ये राजधानी यानजिंग नाम के शहर के पास स्थित था, जो उस समय यहाँ की राजधानी थी। आज के टाइम में हम यानजिंग को ही बीजिंग के नाम से जानते हैं। इसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट ने ओलंपिक विलेज को यहाँ से थोड़ा दूर शिफ्ट कर दिया और इस जगह को एज अ पार्क ओपन रखा, ताकि दुनिया भर के खिलाड़ी यहाँ आकर चाइनीज कल्चर को देख सकें। इथोपियन मोनोलिथ। वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक हाल ही में एक इथोपियन मोनोलिथ पर स्टडी करके बताया कि अभी तक इनकी एज जितनी सोची जा रही थी, ये उससे लगभग 1000 साल पुराने हैं। स्कारोसो डू आर्कियोलॉजिकल साइट पर मिले इन मोनोलिथ की एज पता करने के लिए रिसर्चर्स ने रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया। यही वो जगह है जहां अफ्रीका में सबसे ज्यादा मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ऐसा अनुमान है कि केवल इथोपिया में ही इस तरह के 10,000 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स होंगे। इन्हें सबसे पहले फ्रेंच रिसर्चर्स ने स्टडी किया था, जिनका कहना था कि ये 900 साल पुराने हैं। बट अब रेडियो कार्बन डेटिंग के बाद से पता चला है कि ये मोनोलिथ लगभग 2000 साल पहले फर्स्ट सेंचुरी एडी में बनाए गए थे। हालांकि इन मोनोलिथ्स को किसने और क्यों बनाया, ये अभी तक एक मिस्ट्री ही है। अ कोलैप्स्ड टूम्ब।
आयरलैंड के डबलिन में एक बहुत पुराना वेज टाइप का टूम्ब कोलैप्स हो गया। ये टूम्ब 4500 साल पुराना था और नियोलिथिक पीरियड में बनाया गया था। 2021 के अंत तक ये टूम्ब सही सलामत था। हालांकि ये कोई फेमस टूम्ब नहीं था, बल्कि ये तो शैनकिल के एक प्राइवेट फार्मलैंड में बना हुआ था और इस टूम्ब को सेफ रखने के लिए कोई खास केयर भी नहीं की गई थी। इसके बावजूद इसका इतने सालों तक सुरक्षित रहना वाकई शॉकिंग है। और अभी भी ये ऐसी जगह था कि हम इसके बारे में कुछ खास नहीं जानते कि ये टूम्ब किसका था, यहाँ किसे दफन किया गया और वो व्यक्ति उस समय कितना इम्पोर्टेंट था। कोलैप्स के बाद तो ये टूम्ब हमेशा के लिए मिस्ट्री बन गया है। रोमन ट्रेडिंग टाउन। इंग्लैंड की रिमोट फील्ड से एक रहस्यमय रोमन ट्रेडिंग टाउन के अवशेष पाए गए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को एक प्राचीन रोमन रोड, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज, डोमेस्टिक बिल्डिंग्स, लगभग 300 सिक्कों का एक ढेर और पानी के कुएं भी मिले हैं। असल में यहाँ पर HS2 रेल रोड के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन जब से इस रेल रोड के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है, तब से यहाँ कई तरह के आर्कियोलॉजिकल साइट्स अनकवर हुई हैं। 2018 में इस रेल रोड का काम शुरू हुआ और तब से अब तक 100 से भी ज्यादा नई साइट्स अनकवर हुई हैं। रोमन्स के इन्वेजन से पहले ये एरिया एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जिसे बाद में एक इंडस्ट्रियल एरिया में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद इसे रोड बनाकर आसपास के एरिया से जोड़ दिया गया और फिर ये उस समय का मेजर ट्रेडिंग हब बन गया। इस टाउन को आप आज के टाइम में न्यूयॉर्क सिटी से कंपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, इतिहास के बारे में जानकारी उनके मिले हुए सबूतों से लगती है, लेकिन आज मॉडर्न साइंस की दुनिया में प्राचीन चीजों को अद्भुत नहीं समझा जा रहा है और न ही उन्हें महत्व दिया जाता है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यूएसए के बैराबू विस्कॉन्सिन में एक मैन माउंड है, लेकिन उसकी परवाह न करते हुए वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स ने उसके निचले हिस्से पर से रोड निकाल दी, जिसके चलते ये प्राचीन माउंड काफी बुरे तरीके से डैमेज हुआ है और साथ ही इसका अट्रैक्शन भी कम हो गया है। इसके बारे में ये तो अब तक किसी को पता नहीं है कि इस माउंड को आखिरकार किसने बनाया, लेकिन इसके पास लिखा एक नोट ये बताता है कि इसे माउंट बिल्डर्स नाम के एक कल्चरल ग्रुप के द्वारा आज से करीब 1200 साल पहले बनाया गया था। ये मिस्ट्री कुछ ज्यादा ही वियर्ड है। दोस्तों, यदि इतिहास के दस्तावेज ये बताते हैं कि कोलंबस अक्टूबर 1492 में अमेरिका पहुंचे, तो हाल की पुरातात्विक खोजें हमें ये बताती हैं कि उस तारीख से कई दशक पहले ही कुछ यूरोपीय नई दुनिया में आ चुके थे, जिसका पता वहाँ खोजे गए मोतियों से लगा है। आपको बता दें, अलास्का में जिस स्थान से ये मोती खोजे गए हैं, वो प्राचीन व्यापार मार्गों की विशेषता वाला क्षेत्र है। इन मोती के बीच में एक छेद के साथ ये एक ब्लूबेरी से थोड़ा अधिक बड़े और बेरी के समान रंग के ही हैं, जिन्हें 1440 और 1480 के बीच दिनांकित किए गए हैं। ये मोतियों पर नहीं बल्कि पाए गए स्ट्रिंग पर किए गए रेडियो कार्बन परीक्षण द्वारा प्रमाणित हैं। इन्हें देखने पर ऐसा मालूम होता है कि शायद उन्हें गहने के रूप में पहनने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन असल में मिस्ट्री तो ये है कि जब कोलंबस 1492 में यूरोप पहुंचे, तो ये मोती उनसे पहले आखिर कैसे अलास्का में आए, ये बात आज भी एक गुत्थी की तरह उलझी हुई है। दोस्तों, कुचिटनी ट्रिपलियन कल्चर के बारे में तो आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। दरअसल ये इतने ज्यादा प्रसिद्ध जो हैं, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा कल्चर था जो जहाँ भी रहता था अपने सेटलमेंट्स बनाता था। लेकिन जब ये जगह की तख्ता पलट करते थे, तब ये अपने पुराने सेटलमेंट्स को पूरी तरह जलाकर हर सबूत मिटा दिया करते थे और उसके बाद ये जगह बदलते थे। इनके सबसे पहले होने के सबूत रोमानिया में मिले थे, जो करीब 7500 साल पुराने थे। लेकिन उसके बाद जब इस सेटलमेंट पर रिसर्च की गई, तब इनके होने के सबूत मोल्डोवा और यूक्रेन में भी मिले, जो दिखाते हैं कि ये कल्चर पूरी तरह से 2700 साल पहले खत्म हो गया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कल्चर के लोग कुछ कच्ची मिट्टी के आर्टिफैक्ट्स उस आग में छोड़ देते थे, जो बहुत अजीब बात रही है कि आखिर वो पूरे सेटलमेंट्स को तबाह करते थे, लेकिन फिर वो मिट्टी के आर्टिफैक्ट्स को कैसे वहां छोड़ देते थे, ये बात आज भी एक रहस्य है। रावण's डेड बॉडी। दोस्तों, आपको बता दें कि एक रिसर्च में श्रीलंकाई रिसर्चर्स ने 50 ऐसे स्थल खोजने का दावा किया है जिनका संबंध रामायण से है। उन्होंने रावण की डेड बॉडी मौजूद होने का दावा किया है। श्रीलंका का इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और वहां के पर्यटन मंत्रालय ने मिलकर रामायण से जुड़े ऐसे 50 स्थल खोजे हैं जिन स्थलों का उल्लेख रामायण में भी मिलता है। इन 50 स्थलों में से एक ऐसा भी है जिसमें श्रीलंका के रायगला के जंगलों के बीच एक विशाल काय पहाड़ी भी आती है। उनका दावा है कि ये रावण की गुफा है जहां उसने तपस्या की थी और उसी गुफा में आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा हुआ है। रायगला के घने जंगलों और गुफाओं में कोई नहीं जाता है क्योंकि वहाँ जंगली और खूंखार जानवर मौजूद है। रायगला के इलाके में रावण की ये गुफा करीब 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ 17 फुट लंबे ताबूत में रावण की डेड बॉडी रखी हुई है। हालांकि ऐसा केवल दावा किया जाता है, लेकिन रहस्य का पर्दा आज भी ढका हुआ है। निएंडरथल स्टोन सर्कल्स। निएंडरथल के बारे में तो आप में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे।
लेकिन अभी भी साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट इनके बारे में कई खोज करने में लगे हुए हैं, जो इनके बारे में और ज्यादा सोचने को मजबूर करती है। आप जान लें कि निएंडरथल दुनिया के सबसे होशियार प्राचीन लोगों में से एक है, जिनके दिमाग में सारे आइडिया आते थे, और इसका खुलासा हाल ही में हुई एक डिस्कवरी में हुआ है। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट ने साल 1990 में साउथ वेस्टर्न फ्रांस में एक केव में कई सारे लेयर्ड रिंग स्ट्रक्चर्स खोजे थे, जिसके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि निएंडरथल ने इस साइट के साथ बहुत कुछ किया है। इन्होंने उस साइट पर स्टैलेग्माइट्स खोजे हैं, जो बहुत ज्यादा विचित्र तरीके से असेंबल्ड है। आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी इस रिसर्च के दौरान बताया है कि ये स्ट्रक्चर्स ब्रोनिकल केव में करीब 1,76,000 साल पहले बनाए गए थे। लेकिन मिस्ट्री ये है कि आखिर निएंडरथल ने इन केव स्ट्रक्चर्स को क्यों बनाया। पर जो भी हो, ये बात इसको तो साबित करती है कि निएंडरथल हमारी सोच से भी ज्यादा इंटेलिजेंट थे। घोस्ट कैवलरी ऑफ गोंडोर। दोस्तों, साल 2002 में सेंट्रल फ्रांस में हुए हाईवे कंस्ट्रक्शन की खुदाई के दौरान वर्कर्स ने कुछ ऐसा खोजा जिसे देख सबका दिल दहल उठा। दरअसल उन्होंने वहाँ एक कब्र खोजी जो आयरन एज के दौरान की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आयरन एज की तो कई सारी कब्र आर्कियोलॉजिस्ट खोज चुके हैं, फिर इसमें क्या खास है। जी हाँ, इसमें एक खास बात यह है कि इस कब्र में लगभग 7 से ज्यादा स्केलेटन दफन थे, जिसमें 7 आदमियों के स्केलेटन के साथ साथ 8 घोड़ों के स्केलेटन भी दफन थे, जो कि एक सेल्टिक ट्राइब का हिस्सा थे और उन्हें गॉल्स नाम से जाना जाता था। ये 5th सेंचुरी बीसी में वेस्टर्न यूरोप में रहा करते थे। इन सभी स्केलेटन्स के सिर साउथ की ओर थे और उनके पैर ईस्ट की ओर थे। इसके साथ ही इनके हाथ एक दूसरे के चेस्ट पर रखे हुए थे। अब ये किसी रिचुअल के चलते हुए हुआ या किसी युद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों के स्केलेटन थे, ये बात आज तक कोई नहीं पता कर पाया है। मोरे ये एक अजीब किस्म का स्ट्रक्चर है जो पेरू के मैरास विलेज के साउथ ईस्टर्न पार्ट में बना हुआ है, जो किसी कटोरे के समान बना हुआ स्ट्रक्चर है, जिसमें एक पर्याप्त ऊंचाई पर एक पर्याप्त टेरेस है और ऐसे ही ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। दूसरे शब्दों में ये एक चारों ओर से सीढ़ियों से घिरा हुआ घेरा है, जिसका बेस पूरी तरह गोल है। इसका डायमीटर करीब 600 फीट के आसपास है और ये करीब 98 फीट से भी ज्यादा गहरा है, जिसे आज मोरे नाम से जाना जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये दुनिया में इकलौती ऐसी प्राचीन साइट है जो करीब सी लेवल से 11,500 फीट की ऊंचाई पर है। इसे इनका साम्राज्य के द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसके बनाने का कारण आज तक मिस्ट्री है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक तरह का इरिगेशन सिस्टम है जिसे एंशिएंट सिविलाइजेशन उपयोग किया करते थे। आपको बता दें कि इसकी हर सीढ़ी पर तापमान अलग अलग होता है। ये वाकई एक बहुत अमेजिंग एंशिएंट टेक्नोलॉजी है। रेयर स्टैचू ऑफ एन एलीट वुमन। दोस्तों, ये खोज मेक्सिको के गल्फ कोस्ट के पास एक सिट्रस ग्रोव को खोदने के दौरान की गई थी। दरअसल साल 2021 में एक फार्मर्स का ग्रुप जब इस जगह क्यारी की खुदाई कर रहे थे, तब उन्हें बड़ी बड़ी आंखों वाला एक फीमेल का 6 फीट लंबा स्टैचू मिला। ये इस किस्म का पहला स्ट्रक्चर है जिसे हुएस्टेका रीजन में खोजा गया है। हालांकि इस बात का अब तक कोई सबूत नहीं है कि ये स्टैचू आखिर किसका है। क्या ये किसी भगवान का है या फिर किसी एलीट वुमन का? इस बात का खुलासा तो अब तक नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें जरूर मिली हैं जो इसके एलीट होने का संकेत देती हैं। कैरो सेशन ये एक प्री हिस्टोरिक साइट है जो कि पेरू के नॉर्दर्न कोस्टल रीजन में आती है। यहाँ चास्मा सेकिम नाम की एक सभ्यता 2400 बीसी के दौरान रहा करती थी, जिसका कैपिटल कैरो सेशन था। आपको बता दें कि कैरो सेशन पूरी तरह मेगालिथिक आर्किटेक्चर से भरा पड़ा है, जिसमें कई स्टीप्ड पिरामिड्स भी आते हैं। आप जान लें कि यहाँ एक करीब 13.5 फीट ऊंची दीवार भी बनी है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में ह्यूमन सैक्रिफाइसेस को कार्व किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली कार्विंग एक ह्यूमन की है, जो हाथ में बंदूक की तरह कुछ हथियार पकड़े हुए है, जो कि कई सवालों को खड़ा करती है कि जैसे क्या वो बंदूक है? क्या एंशिएंट टेक्नोलॉजी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी अच्छी थी? इन सभी सवालों के जवाब हम तो नहीं जानते, पर आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेल्फी एक प्राचीन शहर है जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रीक मंदिर और अपोलो के दैवज्ञ की सीट है। ये कोरिंथ की खाड़ी से लगभग 6 मील दूर माउंट परनासस की खड़ी निचली ढलान पर फोकस के क्षेत्र में स्थित है। डेल्फी अब अच्छी तरह से संरक्षित खंडरों वाला एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। इसे 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। प्राचीन यूनानियों द्वारा डेल्फी को विश्व का केंद्र माना जाता था, लेकिन प्राचीन मिथ के अनुसार ज़्यूस ने 2 ईगल जारी किए थे, एक पूर्व से और दूसरा पश्चिम से, और उन्हें केंद्र की ओर उड़ने के लिए प्रेरित किया। वो डेल्फी के भविष्य के स्थल पर मिले और उस स्थान को ओम्फोलिस यानी नाभि नामक एक पत्थर से चिन्हित किया गया, जिसे बाद में अपोलो के मंदिर में रखा गया था। किंवदंती के अनुसार डेल्फी में दैवज्ञ मूल रूप से पृथ्वी की देवी गैया का था और उसके बच्चे अजगर
सर्प द्वारा संरक्षित था। कहा जाता है कि अपोलो ने अजगर को मार डाला और वहां अपना खुद का दैवज्ञ स्थापित किया। ये थोड़ा क्रीपी है। दोस्तों 1872 के अंत में विनिपेशकी लेक के पास सेनेकल लैड के लिए एक बाढ़ पोस्ट खोदने वाले श्रमिकों के एक समूह ने एक अजीब अंडे के आकार की कलाकृति की खोज की, जो साफ तौर पर यह बता रही थी कि ये प्रकृति का काम नहीं है। पत्थर को दो अलग अलग आकार को औजारों के साथ एंड टू एंड ड्रिल किया गया था और इसकी सतह के ऊपर चिकनी पॉलिश की गई थी। केवल 4 इंच ऊंचा और 2.5 इंच चौड़ा पत्थर छोटा था, लेकिन इसकी सजावट बहुत बड़ी थी। अपने अजीब बाहरी और निर्माण के अलावा इस पत्थर को एक सादे ज्यामितीय अंडे के आकार के चेहरे के साथ साथ इसे खगोलीय प्रतीकों से भी चिन्हित किया गया था। पत्थर की प्रारंभिक व्याख्या सबसे सरल उत्तर से शुरू हुई और ये बताते हुए कि ये केवल जनजातियों के बीच एक शांति संधि की याद दिलाता है। हालांकि ये विचार लंबे समय तक नहीं रहा और इसके तुरंत बाद ये अनुमान लगाया गया कि पत्थर वास्तव में किसी प्रकार का एक प्राचीन उपकरण था, एंशिएंट गार्बेज डंप। दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट ने इजिप्ट में एक बहुत ही विशाल टेम्पल के अंदर एक गार्बेज डंप खोजा है, जो हिस्ट्री के सबसे पावरफुल फीमेल रूलर के द्वारा बनाया गया था। इसे सबसे पहले हैथर कल्ट कॉम्प्लेक्स में खोजा गया, जो 3 विशाल मंदिरों के द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर था। ये टेम्पल लग्जर के पास ही स्थित है। आपको बता दें कि यह मंदिर करीब 3500 साल से भी ज्यादा पुराना है, जिस पर फेरोह हैचप एक बार राज कर चुके हैं। पर आपको शायद ये जानकर थोड़ी हैरानी जरूर होगी कि उस गार्बेज डंप से आर्कियोलॉजिस्ट को कई अमूल्य आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जिन्हें उस समय केवल एक गार्बेज के रूप में देखा जाता था। इसमें से कुछ आर्टिफैक्ट्स बहुत ही पुराने हैं, तो कोई 11वीं से 16वीं शताब्दी के बीच के थे। जब रिसर्चर्स ने इस पर रिसर्च की तो पाया कि ये एक खराब कचरा फेंकने की जगह टेम्पल से सेपरेट होती थी, जहां उपयोग न होने वाला सामान फेंक दिया जाता था। ड्रग्स फॉर पावर। ये डिस्कवरी सच में विचित्र है। आपको जानकारी दे दें कि मॉडर्न डिस्कवरी ने यह साबित किया है कि एंशिएंट पेरुवियन एलीट अपने राज्य को नियंत्रित रखने के लिए अल्कोहल और ड्रग्स का इस्तेमाल भी किया करते थे। आप ये भी जान लें कि पेरू के हाईलैंड में सदियों तक राज करने वाले वॉरी कल्चर के लोग हैं, जो 600 से 1000 सेंचुरी के बीच हाईलैंड पर राज कर चुके हैं। वहाँ के लोगों ने ड्रग्स और अल्कोहल का मिक्सचर कई सदियों तक उपयोग किया है। इसका खुलासा एक साइकोट्रोपिक ट्री से हुआ है, जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है वो लोग इस पेड़ को कुचलकर एक अल्कोहल तैयार करते थे, जिसे चिचा नाम से जाना जाता था। इस डिस्कवरी के सक्सेसफुल होने के पीछे रॉयल ओंटारियो म्यूजियम का बहुत बड़ा हाथ है। ये डिस्कवरी अजीब के साथ साथ अमेजिंग भी है। द ओल्डेस्ट डॉग टूथ। दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट निरंतर खोजें कर रहे हैं और यही वो कारण है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने यूनाइटेड किंगडम के पास से एक दांत खोजा, लेकिन जितनी हैरानी उस दांत के खोजे जाने पर नहीं हुई, उससे ज्यादा हैरानी तब हुई जब उस दांत पर रिसर्च की गई और तब पता लगा कि ये दांत एक कुत्ते का है, जो प्राचीन ह्यूमन सेटलमेंट से मिला है। ये दांत पुराने समय में भी कुत्तों के पालन को दर्शाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये दांत उस स्टोनहेंज से भी ज्यादा पुराना है। अब आप ये जानने के लिए जिज्ञासु होंगे कि कितना पुराना, तो आपको बता दें ये दांत इतना ज्यादा पुराना है कि जिसका अंदाजा कोई भी आज तक नहीं लगा पाया है। उस दांत का आकार कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था, जो ये दिखाता है कि ये दांत एक पालतू कुत्ते का था, पर यह बात काफी ज्यादा अजीब लगती है। 2 जायंट स्फिंक्सेस। ओल्ड फेरोह के टेम्पल के खंडर में लगभग 1000 साल पहले 2 बहुत ही विशाल स्फिंक्सेस स्थापित किए गए थे, जो एक मिथिकल बीस्ट की तरह नजर आ रहे थे, क्योंकि इनके सिर इंसानों के थे, शरीर शेर का और चील की तरह पंख लगे हुए थे, जो बिल्कुल गीजा के विशाल स्फिंक्सेस की तरह था। यही नहीं, आप जान ले कि इस दुनिया के कई सारे ऐसे मैथोलॉजिकल बीस्ट स्फिंक्सेस मौजूद हैं, लेकिन ये नए स्टैचू बाकी सभी से हटकर हैं, क्योंकि इसे लाइमस्टोन को काटकर बनाया गया था, जो शायद किसी राजा महाराजा को डेडिकेटेड था, क्योंकि ये इतना बड़ा था कि इसकी लंबाई करीब 26 फीट थी। इसे स्टैचू ऑफ मेमनन के रेस्टोरेशन वर्क के द्वारा खोजा गया था, जो लग्जर के पास बने लाखों साल पुराने मंदिर में मिले थे। वो मंदिर किंग एमनहोटेप III को डेडिकेटेड था, जिसे एमनहोटेप नाम से जाना जाता था। उन स्फिंक्सेस के बारे में रिसर्चर्स का मानना था कि ये उसी फेरोह को डेडिकेटेड है, और ये खोज सच में विचित्र है। अ वेरी ओल्ड पेनी। ये बात एक 16 साल के बच्चे की है, जिसने एक बहुत ही पुराना आर्टिफैक्ट खोजा था। दरअसल उस बच्चे का नाम डॉन ल्यूट्स जूनियर था, जो 1947 में अपने स्कूल कैंटीन से खाने के बाद मिले चेंज में से एक कॉपर पेनी उसे रंग में काफी ज्यादा अलग लगी, जिसके बाद उन्होंने उसे संभाल कर रख लिया। और करीब 72 साल बाद जब उन्होंने अपने बचपन के कॉइन कलेक्शन को खोला और उस पेनी को साफ किया, तो पता लगा कि ये वर्ल्ड वॉर II के दौरान धोखे से बने हुए 20 सिक्कों में से एक है। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने एक आंकड़े के तहत बताया कि अब इनमें से केवल कुछ सिक्के ही अब तक बचे हुए हैं, जिसके बाद उस आदमी ने उसकी बोली लगा दी और वो सिक्का इतना ज्यादा महंगा बिका कि आप जानकर चौंक जाएंगे।
तो आपको बता दें कि बोली के दौरान वो सिक्का $2,04,000 में खरीदा गया, जिसके ऊपर लगभग 30 अमीरों द्वारा बोली लगाई गई। तो आप इस सिक्के की बिड में होते तो आप इसे कितने रुपए में खरीदते, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एंशिएंट ड्रिंकिंग स्ट्रॉज। दोस्तों, हाल ही में रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेस के रिसर्चर्स ने दुनिया के सबसे पुराने ड्रिंकिंग स्ट्रॉज खोजे हैं। इन स्ट्रॉज को कॉकेसस में ब्रॉन्ज एज की एक आर्कियोलॉजिकल साइट में से एक कब्र के टीले से खोजा गया था। जब इन्हें शुरुआत में खोजा गया था तो कोई भी साइंटिस्ट या रिसर्चर इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि आखिर ये चीज क्या है। उन्हें केवल इतना पता चला था कि ये लंबे और गोल सोने और चांदी के बने ट्यूब हैं, जिनके उद्देश्य से वो पूरी तरह अनजान है। और जब उन्होंने उसकी कार्बन डेटिंग की तो पता लगा कि ये ट्यूब करीब 5000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इसका रहस्य सुलझता गया और उसके बाद पैलियोंटोलॉजिस्ट ने भी ये बताया कि ये स्ट्रॉ है जिसे 5000 साल पहले लोग एक रिचुअल के तहत उपयोग करते थे। उनका कहना है कि उस रिचुअल के दौरान लोग एक बड़े कंटेनर्स में अल्कोहल को भरकर एक साथ स्ट्रॉ डालकर पिया करते थे और इसी के कारण इसकी लंबाई करीब 3 फीट यानी 1 मीटर थी। ये वाकई प्राचीन समय की बहुत ही विचित्र सेरेमनी में से एक थी। एन एंशिएंट टॉय। ये खोज पोलैंड के प्राचीन शहर जिडान्स्क में बने एक प्राचीन टॉयलेट से की गई थी। जब शुरुआत में आर्कियोलॉजिस्ट ने उस बाथरूम की खोज की तो उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्हें वहां से कुछ इतना ज्यादा अजीब मिलेगा जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा तक नहीं होगा। आपको बता दें कि आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां से एक लेदर का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जैसा दिखने वाला एडल्ट टॉय खोजा था, जिसे प्राचीन समय में कोई एलीट फैमिली का इंसान उपयोग करता था। ये एडल्ट टॉय करीब 250 साल पुराना है, जो करीब 8 इंच लंबा और इसे सबसे अच्छे क्वालिटी के लेदर के द्वारा कई सारे ब्रिस्टल्स भर के बनाया गया था। ये उस जगह से मिला अब तक सबसे वियर्ड आर्टिफैक्ट है, क्योंकि इससे पहले आर्कियोलॉजिस्ट को वहां से स्वॉर्ड, मिलिट्री ट्रेनिंग पीसेस और सुंदर पॉटरी भी मिले हैं। लेकिन ये एडल्ट टॉय हमें कुछ और ही सोचने पर मजबूर करता है और ये कुछ ज्यादा ही अजीब है। मैमथ ग्रेवयार्ड। दोस्तों, ब्रिटेन के आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत ही विचित्र कब्र की खोज की थी जो किसी इंसान की नहीं थी बल्कि मैमथ्स की थी। और जब उन्होंने उस जगह का पूरी तरह अच्छा एक्सकेवेशन किया तो उन्हें वहां से करीब 5 मैमथ स्केलेटन्स मिले, जिसमें चाइल्ड मैमथ, एडल्ट मैमथ और काफी बूढ़े मैमथ भी शामिल थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने कार्बन डेटिंग के हिसाब से बताया है कि ये मैमथ स्केलेटन करीब 2 लाख साल पुराने हैं। और तो और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उसी जगह से कई सारे निएंडरथल्स के द्वारा बनाए गए कई सारे स्टोन टूल्स भी मिले हैं। लेकिन उन स्टोन टूल्स की कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि वो उन मैमथ स्केलेटन से भी कई साल पुराने हैं, जिससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि या तो इन मैमथ को निएंडरथल के द्वारा मारा गया है या फिर इन्हें मारे गए मैमथ को निएंडरथल के द्वारा दफनाया गया है। अब इन दोनों थियरी में से कौन सच है इसका पता तो आज तक साइंटिस्ट भी नहीं कर पाए हैं, जो काफी हैरान कर देने वाली बात है। पोर्ट्रेट ऑफ जीसस। ये खोज आर्कियोलॉजिस्ट ने इजराइल में की थी, जहां उन्होंने एक कई साल पुराने चर्च के खंडर में एक पुरानी दीवार पर बनी हुई जीसस क्राइस्ट की यंग पेंटिंग खोजी है, जो आज से करीब 1500 साल पहले की है। आपको बता दें कि जिस चर्च से इस पेंटिंग को खोजा गया है उस पर पहले भी कई बार एक्सकेवेशन किया जा चुका है, लेकिन बहुत समय तक कोई भी व्यक्ति इस बात का सबूत नहीं जुटा पाया था कि आखिर वो वॉल पर बनी पेंटिंग किसकी है। लेकिन उसके बाद एमा मायान फनहर, जो कि एक महान इतिहासकार है, उन्होंने उस वॉल पेंटिंग पर कई सारी रिसर्चेस के बाद ये बताया कि ये वॉल पेंटिंग यंग जीसस क्राइस्ट की है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये पेंटिंग खास इसलिए है क्योंकि अब तक आपने कई सारी जीसस क्राइस्ट की पेंटिंग्स देखी होंगी, लेकिन उन सभी में वो बूढ़े और लंबे बाल के साथ हैं। लेकिन ये इकलौती ऐसी पेंटिंग है जिसमें यंग जीसस क्राइस्ट को आप साफ देख सकते हैं। ये खोज किसी मिरेकल से कम नहीं है। रॉन्ची रोमन ग्राफिटी। दोस्तों, पोम्पई और हरक्यूलेनियम के बारे में तो आप में से ज्यादातर लोग साधारण तौर पर जानते होंगे, क्योंकि ये सिटी 79 एडी में जलकर पूरी तरह खाक हो गई थी और इन सिटीज को बचाने के लिए इन्हें कई इंचेस तक राख से भर दिया गया था, जिसने इसको थोड़ा ऊपर उठा दिया। लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि जब उन सिटीज में एक्सकेवेशन किया गया तो वहां पोम्पई से लेकर हरक्यूलेनियम तक कई अजीब वॉल स्केचेस को खोजा गया, जिन्हें आप अश्लील संबंध से जोड़ सकते हैं। लेकिन वहां के लोगों के लिए ये बिल्कुल भी किसी बर्बरता के रूप में नहीं माना जाता है, बल्कि आम लोगों के लिए आत्म अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता था। इसमें कई सारे अजीब अजीब सेक्सुअल हरकतों को दर्शाया गया है, जो बहुत ही वियर्ड बात है। जेनिंग्स रैंडोल्फ रिजर्वायर के निर्माण के दौरान असामान्य रॉक संरचना का पता चला था। दरअसल वहां चट्टान का एक बड़ा वॉफल पैटर्न देखने को मिला, जो लाखों वर्षों में विकसित हुआ था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां से सैंडस्टोन को हटा दिया गया था और उस जगह में सीमेंट की रेत छोड़ दी गई थी। इस चट्टान की खोज शॉ के द्वारा की गई थी, जो वेस्ट वर्जीनिया के निवासी थे, जो एक शहर था जो झील में डूबा हुआ था। जब 1970 के दशक के अंत में बांध बनाया गया था
तब कुछ निवासियों ने अनुमान लगाया कि ये एक विशाल रेप्टाइल्स की त्वचा के पैटर्न से अजीब संरचनाएं बन गई थी। दूसरों ने सुझाव दिया कि ये पृथ्वी पर अंतरिक्ष यात्रियों का प्रमाण था। यूएस कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स और अन्य जियोलॉजिस्ट ऑफ एजेंसीज द्वारा जांच करने पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह चट्टान एक प्राकृतिक जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर था। ये जो भी था वो बहुत ही अजीब था। एन एंशिएंट हॉर्स। घोड़े सभी को पसंद आते हैं, चाहे वो रेस का घोड़ा हो या फिर बारात का। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकेवेशन के दौरान इंग्लैंड में एक एंशिएंट हॉर्स का स्केलेटन खोजा है, जो कि ओल्ड ग्रेवल क्वेरी के एक गड्ढे में मिला है। यह स्केलेटन आज से करीब 2000 साल पहले यानी कि रोमन समय का है। इसके आसपास खुदाई के दौरान मिट्टी के टूटे हुए बर्तनों के टुकड़े और कई दूसरे जानवरों के स्क्रैप्स भी मिले हैं। आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि एलिसन डिकन ने कैम्ब्रिज आर्कियोलॉजी यूनिट के साथ बातचीत करने के बाद कहा कि यह डिस्कवरी रोमन एक्टिविटीज के साथ साथ इंसानों और घोड़ों में 2000 साल पुराने रिश्ते को भी दर्शाती है। पर जब इस घोड़े के स्केलेटन पर रिसर्च की गई तब पता लगा कि इस घोड़े का 2000 साल पहले एक पैर टूटा था। तो क्या उसकी मौत पैर टूटने के कारण हुई या फिर किसी साजिश के कारण? ये रहस्य आज भी रहस्य है। बूट लेगर विस्की। ये बात काफी ज्यादा वियर्ड है। दरअसल निक ड्रमंड और पैट्रिक बैकर ने न्यूयॉर्क सिटी के एज पर बने एम्स नाम के गांव में एक मकान खरीदा था, जिसके बारे में लोगों का यह मानना था कि यह घर 1920s में एक बूट लेगर था, जो शुरुआत में उन दोनों को भी सुनने में अजीब लगा। लेकिन ये उन्हें सच भी लग रहा था, क्योंकि वो घर 1915 में बना था। लेकिन उसके बाद उन्हें भी ये एक अफवाह लगने लगी। पर एक दिन अचानक से निक को कुछ अजीब फील हुआ और उसने अपने पास बना एक मिट्टी का कमरा तोड़ दिया, जिसमें उसे एक ब्राउन पैकिंग के अंदर से करीब 6 विस्की की बॉटल्स मिली, और वो भी स्ट्रॉ के साथ, जिससे उन्हें यह विश्वास हो गया कि यह घर एक समय पर बूटलेगर ही था। बाद में जब इनके ऊपर रिसर्च की गई तब पता लगा कि ये बॉटल्स वाकई 1920s की हैं, जो कि एक अब तक की गई सबसे अमेजिंग डिस्कवरीज में से एक है। जायंट हेड इन अ चाइनीज वेल। ये चाइना में की गई अब तक की सबसे फैसिनेटिंग डिस्कवरी है। दरअसल हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक एंशिएंट चाइनीज वेल में एक प्राचीन मानव का स्कल खोजा है। इस स्कल का आकार साधारण मनुष्य के स्कल के काफी ज्यादा बड़ा है, जिसने दोबारा साइंटिस्ट को ह्यूमन रेवोल्यूशन के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह स्कल करीब 146,000 साल पुराना है, लेकिन इस स्कल में सबसे ज्यादा अजीब बात यह है कि इसमें प्रिमिटिव होमिनिड्स और मॉडर्न ह्यूमन दोनों के फीचर्स हैं। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस स्कल की प्रजाति वाले ह्यूमन ड्रैगन मैन स्पीशीज से संबंध रखते थे, और इन्हीं सभी कारणों के चलते ये सबसे ज्यादा यूनिक या कहें डरावनी खोजों में से एक है। सिविलाइजेशन अंडर अ लेक। दोस्तों, हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने किर्गिस्तान में पानी के नीचे एक एंशिएंट सिविलाइजेशन की खोज की है, जो बहुत ज्यादा अजीब है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस जगह पर आज से करीब 25 शताब्दी पहले एक एंशिएंट ह्यूमन सेटलमेंट था। ये खोज लेक इसिक-कुल में की गई थी, पर हैरानी की बात यह है कि साइंटिस्ट का इस बारे में यह मानना है कि यह सिविलाइजेशन उतना ज्यादा ही एडवांस था जितना कि हेलेनिस्टिक डायनेस्टी थी, और अगर आप चाहें तो इसे एंशिएंट ग्रीस से भी कंपेयर कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस जगह को 3 देशों के अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट विजिट कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने उस जगह पर बड़ी बड़ी दीवारें खोजी हैं, जो करीब 1500 फीट तक फैली हुई हैं। इसके साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ से कई प्राचीन हथियार और सोने से बने आर्टिफैक्ट्स भी खोजे हैं। यह डिस्कवरी किर्गिस्तान में की गई सबसे अद्भुत डिस्कवरी है। फास्ट डायनासोर्स। साल 2021 के दिसंबर महीने में की गई ये रिसर्च सबसे अद्भुत और अजीब है। दरअसल वैज्ञानिकों ने 2021 में एक रिसर्च के दौरान ये पाया है कि कार्निवोरस डायनासोर आज की मॉडर्न कार से भी ज्यादा तेज भागा करते थे। इस रिसर्च की शुरुआत थेरोपॉड्स नाम के एक डायनासोर द्वारा एक लेक बेड पर छोड़े गए फुटप्रिंट से शुरू हुई। ये फुटप्रिंट्स का सेट स्पेन में मौजूद है, जिसे देखते हुए एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये क्रीचर 44.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। ये फुटप्रिंट्स क्रिटेशियस पीरियड के दौरान यानी कि 145 से 66 मिलियन साल पहले के हैं। साइंटिस्ट आज तक ये अंदाजा तो नहीं लगा पाए हैं कि ये थेरोपॉड्स की कौन सी प्रजाति थी, लेकिन ये जो भी प्रजाति थी वो करीब 7 फीट ऊंची और 16 फीट लंबी थी। लेकिन डायनासोर की इतनी तेज गति के बारे में जानना साइंटिस्ट की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट में से एक है। द इमोरल हाइड्रा। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि कोई प्राणी हमेशा जीवित रह सकता है? ये बात हैरान करने वाली जरूर है, लेकिन हाल ही में हुए एक शोध में एक ऐसे जीव का पता चला जो कभी नहीं मरता, और ये ताजे पानी में पाए जाने वाले जीवों में से एक है। इस जीव का नाम हाइड्रा है। एक स्टडी के अनुसार हाइड्रा 1 सेंटीमीटर तक लंबा होता है, जिसकी उम्र अज्ञात है। अगर इसे आइडियल कंडीशंस के तहत देखा जाए तो उम्र के किसी असर के बगैर ये लगातार जीवित रह सकता है।
आपको बता दें कि अमेरिका स्पोमना कॉलेज के प्रोफेसर डैनियल मार्टिन ने कहा कि मेरा विश्वास है कि हाइड्रा अनयूजुअल कंडीशंस में भी जीवित रह सकता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि हाइड्रा बुढ़ापे के असर से अछूते नहीं है। इस जीव का ग्रीक माइथोलॉजी में भी वर्णन किया गया है। निएंडरथल डेथ राइट्स। आज से करीब 70,000 साल पहले एक निएंडरथल को शानिडर केव में दफनाया गया था, जो आज इराक में मौजूद है, जिसे आज के मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजा है। और इसी के साथ एक नई कहानी की भी खोज की है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहले भी इस केव में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को खोजा जा चुका है, लेकिन 2016 से 2019 के बीच हुए एक्सकेवेशन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट ने दोबारा उस केव से एक और कब्र खोजी, जिसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने यह अंदाजा लगाया कि यह जगह निएंडरथल के लिए एक प्रकार का कब्रिस्तान था। और निएंडरथल का मानना था कि उनका जन्म गुफाओं से हुआ है और मृत्यु के बाद भी उन्हें गुफाओं में ही रहना चाहिए, इसलिए वहाँ के लोग इस अलग परंपरा का पालन करते थे। और ये डिस्कवरी निएंडरथल कल्चर के सबसे अलग होने को दिखाती है, जो बहुत अमेजिंग डिस्कवरी है। यमन्स वेल ऑफ हेल। दोस्तों, वैज्ञानिकों को खाड़ी देश यमन में नरक का कुआं यानी कि वेल ऑफ हेल मिला है। इस कुएं में बहुत सारे सांपों के झुंड और झरने हैं। कुछ लोग इस कुएं को पाताल का रास्ता बताते हैं, तो कुछ इसे जिन्नों की जेल भी कह रहे हैं। कई दशक तक लोकल लोग इस कुएं के पास जाने से डरते रहे, क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना था कि नरक के कुएं में अपनी तरफ खींचने की ताकत है। और इन सभी दावों के बाद लाइफ साइंस ने इस पर रिसर्च की और बताया कि यमन में मिले नरक के कुएं का आधिकारिक नाम वेल ऑफ बेहरोट है, जो करीब 367 फीट गहरा है। इसका डायमीटर 98 फीट है। रिसर्चर्स की टीम के एक सदस्य और प्रोफेसर मोहम्मद अल किंडी ने कहा है कि वो जानना चाहते थे कि कुएं के अंदर क्या है, क्योंकि इस रिसर्च से उन्हें यमन के इतिहास से जुड़ी कई जानकारियां मिल सकती हैं। ये वेल ऑफ हेल क्या सच में नरक का द्वार है, इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं है। अ जायंट प्लैनेट। एस्ट्रोनॉट की एक टीम ने अब तक पाए गए ग्रहों के सबसे बड़े और सबसे विशाल मेजबान स्टार सिस्टम की एक छवि पर कब्जा कर लिया है, जिसे बी सेंचुरी नाम के विशाल ग्रह के रूप से जाना जाता है। ये सेंचुरी से लगभग 325 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इस बी सेंचुरी नामक एक विशाल बाइनरी स्टार की परिक्रमा करते हुए खोजा गया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नंगी आंखों से दिखाई देने वाला ये ग्रह बृहस्पति से 10 गुना बड़ा है, जिसके कारण ये अब तक के सबसे विशाल ग्रहों में से एक है। इसके अलावा ये सूर्य से बृहस्पति की तुलना में आश्चर्यजनक रूप से 100 गुना अधिक दूरी पर बाइनरी स्टार की परिक्रमा करता है, जो अब तक खोजी गई सबसे वाइड ऑर्बिट्स में से एक है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सेंटर ऑफ स्टार से इतनी दूरी पर इस ग्रह का अस्तित्व होना कोई मामूली बात नहीं है। मार्कस यानसन, जो कि एक स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी स्वीडन में एक एस्ट्रोनॉट हैं, उनका कहना है कि बी सेंचुरी के चारों ओर एक ग्रह खोजना बहुत रोमांचक था, क्योंकि ये ग्रहों की मेजबानी करने वाले बड़े सितारों की तस्वीर को पूरी तरह से बदल देता है। ये डिस्कवरी अब तक की सबसे आश्चर्यजनक डिस्कवरी में से एक है। एन ओरिजिन ऑफ हॉर्सेस। दोस्तों, ये बात काफी हैरानी भरी है कि मनुष्य ने 4200 साल पहले ही घोड़ों पर सवारी करना सीख लिया था, और घोड़ों को एंशिएंट पीपल भी आज के लोगों की तरह ही सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि घोड़े सबसे पहले एशिया और यूरोप में पाए जाते थे, जिनका उपयोग कर लोग वेट लोडिंग का काम करते थे। पर ऐसा केवल दावा किया जाता रहा है। पर आखिर में घोड़े की ये पालतू प्रजाति कहां से आई, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। इसके ऊपर कई सैकड़ों साइंटिस्ट की टीम ने रिसर्च की तो पता लगा कि ये सदर्न रशिया में सबसे पहले पाए जाते थे, और यही इनकी बर्थ प्लेस है। ये डिस्कवरी किसी करिश्मे से कम नहीं है। द रिमेन्स ऑफ द रोमन एम्फीथिएटर। ऐसा नहीं है कि हमेशा पुरातात्विक खोजों के लिए खोजकर्ताओं को एक्सकेवेशन साइट्स ढूंढनी पड़ती हों। कभी कभी ऐसी कलाकृतियां खुद ब खुद ही किस्मत से लोगों के सामने आ जाती हैं। ऐसी ही एक पुरातात्विक कलाकृति सामने आई अभी हाल ही में यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड में, जब वहां का रोइंग क्लब, जिसका नाम बेसल रोइंग क्लब था, वो क्लब के लिए एक नए बोट हाउस बनाने की खुदाई कर रहा था। इस खुदाई के दौरान मजदूरों को एक पुरानी इमारत के कुछ ढांचे नजर आए, लेकिन जब आर्गव कॉन्टन पुरातात्विक विभाग की टीम इसके इंस्पेक्शन के लिए आई और उन्होंने इंस्पेक्शन साइट का अच्छे से मुआयना किया, तब उन्होंने इसका अंदाजा लगाया कि ये रोमन साम्राज्य द्वारा बनाया गया एम्फीथिएटर यानी कि अखाड़ा है, जिसका निर्माण रोमन्स ने शायद 4th सेंचुरी में किया था। यह अखाड़ा वर्तमान में काइसर ऑगस्ट नाम के टाउन में मिला था, जिसे कि पुराने जमाने में ऑगस्टा रॉरिका कहा जाता था, जो कि रोमन्स के लिए व्यापारिक दृष्टि से काफी बड़ा शहर माना जाता था। पुरातात्विक विभाग वालों की माने तो शायद यह अखाड़ा रोमन्स द्वारा बनाया गया आखिरी अखाड़ा था। इतने सालों बाद भी इस अखाड़े का मिलना उस समय के लोगों की संपन्नता और दूरदर्शिता को दर्शाता है। एंशिएंट टेम्पल हैविंग कार्विंग्स ऑफ एनिमल्स फाउंड इन इराक। दोस्तों, कहते हैं कि पृथ्वी पर हजारों साल पहले डायनासोर रहते थे,
जो काफी बड़े बड़े हुआ करते थे। अब इनकी पुष्टि करने वाला तो कोई रहा नहीं, लेकिन इनके होने का अंदेशा आर्कियोलॉजिस्ट ने जमीन में दफन मिले कंकालों से लगाया। लेकिन जब हम मिडिल एज की बात करते हैं तो उस जमाने में लोग पहचान को बताने या याद करने के लिए चित्रों को पत्थर पर उकेरने का काम करते थे, जिससे उनकी पहचान महफूज रहे। ऐसी ही एक कलाकृति मिली जनवरी 2022 में इराक में एक पुराने मंदिर की खुदाई के दौरान। इस कलाकृति में एक अजीब प्रकार का ऊंट पत्थरों पर उकेरा गया है, जिसके 2 हम्प यानी कि कुबड़ दिखाई दे रहे हैं। 2 कुबड़ों वाला ऊंट का होना अपने आप में ही चौंकाने वाली बात है। लेकिन अगर एक्सपर्ट्स की माने तो ये ऊंट वहाँ के नेटिव ड्रोमेडरी ब्रीड के ऊंट और बैक्ट्रियन ब्रीड, जो कि सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं, उनका क्रॉस ब्रीड है। उस जमाने में क्रॉस ब्रीड का सक्सेसफुल उदाहरण देखकर हर कोई चौंक गया। ये मंदिर प्री इस्लामिक एरा की प्रमुख देवी अल्लात को समर्पित था, जिसे कई हजार सालों पहले दाइश ने तोड़ डाला था। यह एक्सकेवेशन साइट साल 1985 से यूनेस्को की हेरिटेज साइट में भी शामिल है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।